गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने 44B सीरीज और 44C का एक सेक्शन हमने पढ़ा था। अब फ्रेंड्स आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है दैट इज द लिस्ट ऑफ सर्टन एग्जम्प्टेड इनकम स्पेशली फॉर एनआर। अब जो एनआर्स हैं उन लोगों के लिए सेक्शन 10 टू 13B के अंदर कई सारे एग्जम्प्टेड इनकम के सेक्शंस बनाए गए हैं। और उसमें भी अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली सेक्शन 10 जो वाली सीरीज है यानी 10 सबसेक्शन 1 से लेके आपके 10 क्लॉज 50 के अंदर कई सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एनआर के लिए बनाए गए हैं। अब ये जो एनआर के लिए जो सेक्शंस बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी इनकम कवर होती है, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये है थोड़ा थियोरेटिकल क्योंकि इसमें कोई ऐसा अप्रोच नहीं, बट हर इनकम कुछ ना कुछ कहती है। तो हर जो क्लॉज उठाएंगे हम लोग, हमें उसमें सिर्फ ये मार्क करना है कि है तो एनआर, ये बात तो पक्की होगी, पर एनआर में किस टाइप का एनआर है वो देखना है। उसके हाथ में किस तरह की इनकम हो रही है वो देखना है। और अगर एग्जाम्पशंस लेने के लिए उसको कोई शर्त पूरी करनी है या नहीं करनी है वो भी देखना है। तो हमने क्या किया, एक तरफ सेक्शन का कॉलम बनाया है, एक तरफ हमने उसके इनकम के बारे में लिखा है, और नेक्स्ट कॉलम में हमने उसके कंडीशंस के बारे में लिखा है। जहां कंडीशन है वहां पे मेंशन है और जहां कोई कंडीशन नहीं वहां पे वो बॉक्स खाली है। तो फ्रेंड्स ये नोट्स में आप उसको साथ साथ देख सकते हैं, पैरेलली नोट्स आप सबको मिल चुके हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए उससे भी ऊपर मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ही इस टॉपिक को लिया है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आया था 5 मार्क्स के लिए जून 2016 में, जहां पे 5 नंबर के लिए पूछा था कि बताइए कौन कौन सी ऐसी एक्सक्लूसिव इनकम्स हैं जो कि एनआर के हाथ में एग्जाम होती है। तो हमें कोई भी 4-5 इनकम के बारे में लिखना होगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑल्सो। जैसे 5 नंबर का है तो 5 इनकम एक एक नंबर के हिसाब से बहुत हो गई। अब देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग with the point number 1 that is section 10 clause 4 सब क्लॉज नंबर 2। देखिए यहाँ पे सबसेक्शन नहीं बोलना है, क्लॉज बोलना है, क्योंकि मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि सबसेक्शंस और क्लॉज में फर्क होता है। जब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो जाता है, जब वन टॉपिक इज रिलेटेड टू अनदर टॉपिक तो हमें सबसेक्शन यूज करना चाहिए। पर एक टॉपिक अलग है और उसका सेकंड पार्ट अलग है, उसका थर्ड पार्ट अलग है, तो हमें डेफिनेटली क्लॉज यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे 10-1 बिल्कुल अलग है तो 10-2 बिल्कुल अलग है। आप जानते होंगे 10-1 होता है एग्रीकल्चर इनकम के लिए, तो 10-2 दैट इज आपके एचयूएफ को जब शेयर मिलता है प्रॉफिट का फ्रॉम उसके, जब मेंबर को शेयर मिलता है फ्रॉम दैट इज हिज एचयूएफ। और 10-2 बेसिकली होता है जो अभी हमने रिसेंटली असेसमेंट ऑफ फर्म में पढ़ा था कि पार्टनर को जब शेयर मिलता है अपने फर्म से। तो ये सारे अलग 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 पॉइंट्स है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सबसेक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वर्ड क्लॉज। तो यहाँ पे जो पहला क्लॉज हमारे सामने आ रहा है दैट इज 10 क्लॉज 4 सब क्लॉज 2। इसमें लिखा है इंटरेस्ट रिसीव बाय इंडिविजुअल ऑन मनी स्टैंडिंग टू दी क्रेडिट इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इन इंडियन बैंक, यानी एनआरई अकाउंट में। तो अगर एक एनआर है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एनआर है उस एनआर ने एक इंडियन बैंक में अकाउंट खोल रखा है, और इंडियन बैंक में जो अकाउंट खोल रखा है वो अकाउंट है बेसिकली एनआर सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है कि एक एनआर है, उस एनआर ने एक अकाउंट खोल रखा है और ये अकाउंट उसने खोल रखा है इंडियन बैंक में। और जब हम इंडियन बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो कई तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट का नाम है एनआरई अकाउंट। ये एनआरई अकाउंट बेसिकली फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसमें पैसे जमा करा दिए। अब इसमें पैसे जमा कराने के बाद डेफिनेटली इंटरेस्ट इनकम तो आएगी आएगी। तो जितनी भी इंटरेस्ट इनकम आएगी एनआर को, वो सारी की सारी इंटरेस्ट इनकम उसके लिए क्या है, उसके लिए वो इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि इंडिविजुअल इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अंडर फैमा। मतलब ये रेसिडेंट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, नॉट इन इंडिया। इट शुड बी दैट इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए तो नॉन रेसिडेंट है, पर इंडिया के बाहर वो रेसिडेंट है एज पर फैमा, फैमा के हिसाब से, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। और इज अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू मेंटेन एनआरई अकाउंट, या आरबीआई ने इसको एक खुली छूट दे रखी कि भैया तू एनआरई अकाउंट खोल सकता है। क्योंकि आप या मैं अगर हम लोग एनआरई अकाउंट खोलने जाएंगे इंडियन बैंक में तो हम लोग नहीं खोल सकते क्योंकि एनआर होना जरूरी है। तो इंडिया में तो आप एनआर हो, लेकिन इंडिया के बाहर आप रेसिडेंट हो, या फिर आरबीआई ने आपको परमिशन दे रखी है एनआरई अकाउंट खोलने की, और फिर जितना भी इंटरेस्ट आपको आएगा वो इंटरेस्ट इनकम आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी 10 क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 में। अब आते हैं 10 सेक्शन 10 क्लॉज 4C के अंदर। ये सेक्शन अभी रिसेंटली नया ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 19 द्वारा। इसमें क्या है, एक एनआर है। ये एनआर क्या करता है, इंडियन कंपनी को या इंडिया में कोई बिजनेस ट्रस्ट है उसको क्या करता है, उसको पैसे प्रोवाइड करता है और उससे क्या खरीदता है, उससे बॉन्ड्स लेता है। और ये बॉन्ड्स कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं, ये इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। तो एनआर ने अपनी फॉरेन करेंसी इंडियन कंपनी को या बिजनेस ट्रस्ट को दी, और बिजनेस ट्रस्ट ने उसके बदले उसको इतने रुपए के बॉन्ड दे दिए, और ये बॉन्ड स्पेशली इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है। और इस बॉन्ड पे अब डेफिनेटली क्या होगा, इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट पे करेगी एनआर को।
तो एनआर के हाथ में जितनी भी इंटरेस्ट इनकम होगी, एनआर के हाथ में जितनी भी इंटरेस्ट इनकम होगी, एनआर के लिए वो इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। इसको पढ़ लेते हैं। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू नॉन रेसिडेंट नॉट बीन अ कंपनी और फॉरेन कंपनी। इसका मतलब कंफ्यूज होना, या तो कंपनी ना हो या वो फॉरेन कंपनी हो, कोई फर्क नहीं, मतलब दोनों ही वर्ड ये बोल रहा है कि कंपनी ना हो या कंपनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये उसका कहना है। बाय एन इंडियन कंपनी, अब देखिए उसको इंटरेस्ट इनकम किससे हो रही है, इंटरेस्ट इनकम हो रही है बाय एन इंडियन कंपनी ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से इनकम हो रही है इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एज रिफर टू अंडर सेक्शन 194 एलसी। 194 एलसी में इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है कि वो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते कैसे हैं। तो जो 194 एलसी में इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बता रखा है, वही बॉन्ड यहाँ पे इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट इशू कर रही है, और इशू करने पे डेफिनेटली क्या होगा, एनआर के हाथ में इंटरेस्ट होगी। आप ये मान लीजिए ना कि आप अगर किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम होगी कि नहीं होगी। उसी तरह से एनआर ने डिबेंचर नहीं खरीदे, ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, और वो भी इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड की जो डिनोमिनेशन है वो इंडियन रुपी के अंदर है, और किससे खरीदे, इंडियन कंपनी से खरीदे। तो इंटरेस्ट देगा कौन, इंडियन कंपनी देगी। किसको देगी, एनआर को देगी। तो एनआर के हाथ में जब इंटरेस्ट इनकम आएगी तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एग्जम्प्ट हो जाएगी। चलिए, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, सेक्शन 10 क्लॉज 4D में क्या लिखा हुआ है, इसमें कौन सी इनकम कवर होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अब ये एआईएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टर है वो बेसिकली एक एनआर है। तो ये एनआर ने क्या किया, एनआर ने एआईएफ के अंदर कुछ यूनिट्स खरीदी। एआईएफ एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन है जो यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप उसमें पैसा लगाइए, वो आपको यूनिट्स देगा। फिर क्या होता है कि ये एआईएफ के हाथ में जितनी भी इनकम होती है वो क्या करेगा, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग्स ऑल द यूनिट होल्डर्स। तो अगर मैं यूनिट होल्डर हूं, आप भी यूनिट होल्डर है, और भी बहुत सारे लोग यूनिट होल्डर हैं, और हम सबने पैसा एआईएफ में लगा दिया। अब एआईएफ जितना भी पैसा कमाएगा, और कमाने के बाद वो पैसा हमारे हाथों में प्रोपोर्शनेटली जितनी हमारी यूनिट्स है उसी प्रोपोर्शन में वो यूनिट्स हमारे हाथ में मतलब उस इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, ये जो एआईएफ है बेसिकली उसका अमालगमेशन हो रहा है। ये एआईएफ ने जब जिस भी कंपनी, क्योंकि देखो इसको तो हमने पैसा दे दिया एआईएफ को, एआईएफ ने हमें यूनिट्स दे दी, एआईएफ आखिर उस पैसे का करता क्या है, एआईएफ ये पैसे अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो उसके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े होंगे, उसने जिस पैसे कंपनी में लगाए होंगे। अब जिस भी कंपनी में उसने पैसा लगाया, उसके शेयर्स उसने खरीद लिए, अब उस कंपनी का किसी और कंपनी के साथ अमालगमेशन हो गया। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं एक एनआर हूं, मैंने एआईएफ में पैसा लगाया, एआईएफ ने मुझे यूनिट्स दे दी। अब मुझे ये बात अच्छे से पता है कि मेरे एआईएफ को जो भी इनकम होगी वो मुझे वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन प्रोपोर्शन टू द यूनिट्स इन माय हैंड। अब होगा ये, एआईएफ को देखना ये है कि उसके हाथ में कौन कौन सी इनकम हो रही है। तो एआईएफ ने देखा कि उसने जिस कंपनी में आगे पैसा लगाया और उसके बदले उसको शेयर्स मिले, अब उस कंपनी का किसी और कंपनी के साथ अमालगमेशन हो गया। ऐसा होता है तब होता क्या है, एआईएफ के हाथ में जितने भी शेयर्स है उस कंपनी के वो तो खत्म हो गए, अब उसके बदले उसको नई कंपनी के शेयर्स मिल गए। तो बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, दैट इज यहाँ पे अमालगमेशन में उस एआईएफ के हाथ में जितने शेयर्स थे वो चले गए, उसके बदले दूसरी कंपनी के शेयर्स आ गए जिसके साथ अमालगमेशन हुआ है। तो ये ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाता है एज पर कैपिटल गेन चैप्टर, उसके अंदर सेक्शन 47 क्लॉज 7A-B के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। तो उस एआईएफ के हाथ में इनकम होगी क्योंकि उन शेयर्स के जाने के बदले कुछ नए शेयर्स आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कैपिटल गेन होगा। अब जो भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं, ये बात तो पक्की होगी। अब एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, अब क्या होगा, एआईएफ वो इनकम क्या करेगा फर्दर, अब एनआर के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिट्स इन देयर हैंड। अब जब वो इनकम, जब कैपिटल गेन वाली इनकम जब एआईएफ एनआर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो एनआर के हाथ में भी वो इनकम क्या हो जाएगी, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं वापस दोहराता हूं, मैंने तो पैसा लगा दिया एआईएफ में, एआईएफ ने क्या किया, मुझे उसके रेस्पेक्ट में पैरेलल यूनिट्स दे दी। अब एआईएफ ये पैसे का क्या करेगा, वो किसी और कंपनी में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसके बदले वहां के शेयर्स ले लेगा। अब उसने शेयर्स लेके रखे थे, अब उस कंपनी जिसके शेयर्स लिए थे उस कंपनी का किसी थर्ड कंपनी के साथ अमालगमेशन हो गया। अब ऐसे अमालगमेशन में एआईएफ के हाथ में जितने शेयर्स थे वो तो खत्म हो गए, उसके बदले उसको नए कंपनी के शेयर्स मिल गए, और ये पूरे ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाता एज पर कैपिटल गेन चैप्टर। इसीलिए एआईएफ के हाथ में जितना भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो गया। पर एआईएफ के हाथ में वो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया, एआईएफ इज नाउ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन दैट कैपिटल गेन, बट एआईएफ विल डिस्ट्रीब्यूट दैट इनकम टू द यूनिट होल्डर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन।
अब जब मैं एनआरओ, मुझे मेरे प्रोपोर्शन में जब मुझे इनकम मिलेगी तो वो इनकम मेरे हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 4D के अंदर। ये हमें वो पॉइंट बता रहा है। अब ये कंडीशंस नहीं है अगले कॉलम में, ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स के एक्सप्लेनेशंस हैं कि अमालगमेशन में क्या आएगा, मैनेजर कौन है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। अब देखिए इस पूरे प्रोविजन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टर्म्स है, उसी टर्म्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। अब जो मैंने 4D बताया उसमें एक खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो सारा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुए किसके बीच में, ये जो AIF से लेके आपके दूसरी कंपनी के बीच में, तो ये जो ट्रांसफर होना चाहिए, ये ट्रांसफर होना चाहिए एट द एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म। ये एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्या है, IFSC। जैसे BSE एक प्लेटफॉर्म है, NSE एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ये शेयर ट्रांसफर होता है, तो ये एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म यहाँ पे बोल रहा है IFSC में आपको ट्रांसफर करना है। IFSC इज नथिंग बट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये एक सेंटर है, बेसिकली स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक कोना होता है जहां पे ये बनाया जाता है जनरली, और वहां पे सारी ट्रेडिंग जो होती है वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होती है। तो यहाँ पे भी जो ये AIF ने जब ट्रेडिंग करी है तो ये IFSC में करी है और इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में करी है। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जब इसको पढ़ोगे आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा 4D वाला। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे 4 दैट इज 10 क्लॉज 6। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्जाम में कई बार आ जाता है और पॉपुलर भी है। इसमें कई सारे सब पार्ट्स हैं। अब देखो यहाँ पे 10 क्लॉज 6 है लेकिन इसका सब क्लॉज नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है पहला नंबर पे, सब क्लॉज नंबर 7 उसके बाद आ रहा है, 6 बाद में आ रहा है, फिर सब क्लॉज नंबर 8 उसके बाद आ रहा है, और उसके बाद उसी तरह से सब क्लॉज नंबर 11 और उसके आगे। तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे भाई फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं क्लॉज नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज नंबर 2। अब क्या कहता है ये, तो देखिए रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसी एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट्स। अब रेम्यूनरेशन मिल रही है, किसको मिल रही है, एम्बेसी के लोगों को। अब ये जो एम्बेसीज के लोग हैं एक्सेट्रा कौन से, ऑफ फॉरेन स्टेट्स, यानी सपोज मान लीजिए यूएसए के कोई एम्बेसी के पर्सन इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडिया में जब उनके एम्बेसी के लोग काम करेंगे तो उनको रेम्यूनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और वो इंडियन इनकम हो सकता है बन जाए क्योंकि उन्होंने सारा पैसा इंडिया में ही काम करना है 12 महीने के लिए, तो वो सारा पैसा अक्रूअराइज इंडिया में करवा रहे होंगे, यानी ड्यू इंडिया में करवा रहे होंगे, तो वो इंडियन इनकम बन जाएगी और उस इंडियन इनकम पे उनको शायद इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर वो इनकम एग्जम्प्ट हो गई तो फिर टैक्स लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये इनकम एग्जम्प्ट है उन एम्बेसीज के हाथ में, यही पॉइंट क्लॉज 2 हमें समझाता है। पर देखिए क्या कहता है, क्लॉज 2 कहता है दैट इज सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 2 grants the exemption to a person in respect of remuneration received by him for the services as an official of an embassy, high commission, legation, commission, consulate or trade representation of a foreign state or as a member of the state of any these official। तो देखिए अगर आप एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं या आप हाई कमीशन के ऑफिशियल्स हैं, ट्रेड कंसुलर के ऑफिशियल्स हैं, तो ये आप इनके जितने भी हायर अथॉरिटीज के जब ऑफिशियल्स होते हैं जो कि फॉरेन बॉडीज के, फॉरेन कंट्रीज के ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इनको जब रेम्यूनरेशन मिलेगा तो सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 2 के अंदर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो कंडीशंस में मैं बता दूं आपको क्या क्या लिखा है। पहली कंडीशन में लिखा हुआ है द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेसिडेंट इन सच कंट्रीज शुड बी एग्जम्प्ट। मतलब भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया हम तुम्हारे ऑफिशियल्स को ये एग्जम्पशन देंगे, लेकिन शर्त हमारे ऑफिशियल्स भी तो तुम्हारे कंट्री में काम कर रहे होंगे, उनको वहां पे सैलरी मिल रही है, तो क्या तुमने पैरेलली वहां पे भी एग्जम्पशन दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो तुमने अगर वहां पे एग्जम्पशन दिया है तो हम ये एग्जम्पशन देंगे। तो पहली शर्त ये कि हमारे ऑफिशियल को भी एग्जम्पशन आपकी कंट्री में मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द अबव मेंशन्ड ऑफिशियल्स शुड बी सब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज and should not be engaged in any other businesses or profession or employment in India। मतलब जिन ऑफिशियल्स की हमने बात की है ये ऑफिशियल्स सिर्फ जो जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वही होना चाहिए। मतलब वो हाई कमीशन के या एम्बेसी के या ट्रेड काउंसिल के मेंबर है, बस वही काम इंडिया में करना है। इंडिया में पर्सनल लेवल पे कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं अर्न करना है, नहीं कमाना है, तो ही एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा। आगे लिखा है इफ फॉरेन एंटरप्राइजेस इज नॉट एंगेज इन एनी अदर बिजनेस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये जो पॉइंट है ABC, ये एक्चुअली ये हमारे क्लॉज नंबर 6 का पार्ट है। ये एक्चुअली प्रिंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया है, तो ये ABC आपको इसके साथ देखना है। तो हमें क्लॉज 2 के साथ, सब क्लॉज 2 के साथ सिर्फ 2 ही शर्त देखनी है कि हमारे एम्प्लॉइज पैरेलली जब वहां पे काम करेंगे हमारे भारत सरकार के, तो आपको भी एग्जम्पशन देनी है। और दूसरा, ये जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ काम कर रहे हैं भारत में, तो इस कैटेगरी के अलावा जिस ऑफिस में काम करे उसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो ये बात साफ कर दी। अब आते हैं सब क्लॉज नंबर 6 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन दैट इज क्लॉज 6 क्लॉज नंबर 6 क्या लिखा है,
यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड्स दैट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पर्सन एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइजेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। क्या मतलब हुआ? देखिए, जर्मनी की एक कंपनी है, उसने अपने कुछ एम्प्लॉइज को भारत में भेजा कुछ काम करने के लिए कि भाई आप वहां पे हमारे क्लाइंट को के पास जाओ, वहां पे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके आओ। तो वो 3-4 महीने के लिए सपोज भारत में आए, सपोज 2 महीने के लिए भारत में आए और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस चले गए। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है जो भारत में आया था, सपोज मिस्टर थॉमस, अभी मिस्टर थॉमस जब भारत में आया तो ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज और वो भी भारत में काम कर रहा है। और आपको पता है हमने ये एग्जांपल इस तरह का लिया था जब हम क्लॉज नंबर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 पढ़ रहे थे, प्लेस ऑफ अक्रूवल। तो जहां पे आप सर्विस रेंडर करोगे वो आपकी प्लेस ऑफ अक्रूवल हो जाएगी, तो उस थॉमस के लिए ये प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या हो जाएगा? इंडिया, और वो बन जाएगी इंडियन इनकम डीम्ड टू ऑकराइज इन इंडिया। तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो ये उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो अगली बार वो कभी भी अपने एम्प्लॉयर को ये मतलब हमेशा कहेगा कि एम्प्लॉयर मुझे भारत मत भेजो, क्योंकि जब भी मैं भारत में जाऊंगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन में काम करूंगा तो उतने दिन की सर्विस इंडिया में दूंगा, तो उसके हिसाब से वहां के रूल्स के हिसाब से वो बन जाएगी मेरी इंडियन इनकम। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो अच्छे से, कि प्लेस ऑफ अक्रूवल देखना बहुत जरूरी होता है सैलरी के केस में। जहां आप सर्विसेज दे रहे हो वो आपकी बन जाएगी प्लेस ऑफ अक्रूवल। अगर वो प्लेस ऑफ अक्रूवल इंडिया है तो आपकी इनकम डीम्ड टू ऑकराइज इंडिया हो जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्लॉज लाना पड़ा सरकार को मजबूरी में। सरकार ने कहा कि कोई फॉरेन कंट्री में अगर कोई फॉरेन एंटरप्राइज है, उसने अपने एम्प्लॉय को जब भारत में भेजा है कुछ दिनों के लिए और जब उसको सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी एग्जम्प्ट हो जाएगी। पर शर्त क्या है? शर्त नंबर 1, फॉरेन एंटरप्राइजेस इज नॉट एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया। वो फॉरेन एंटरप्राइजेस पूरी तरह से अपना बिजनेस या व्यापार कहां पे कर रही है, ट्रेड कहां कर रही है? आउटसाइड इंडिया कर रही है। इंडिया में कोई बिजनेस या ट्रेड नहीं है। हाँ, एक्टिविटीज हो रही है लेकिन एक्चुअली किसी का बिजनेस सेटअप इंडिया में नहीं लगा रखा है उसने फॉरेन एंटरप्राइज। ये वो पॉइंट कहना चाह रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉय स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड टोटल ऑफ 90 डेज इन ए प्रीवियस ईयर। तो ये एम्प्लॉय जब भारत में आया तो 90 दिन से ज्यादा का स्टे इसका इंडिया में नहीं हो रहा है, तो 90 दिन से पहले वो चला जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सैलरी उसके लिए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और सी पॉइंट, द रेम्यूनरेशन इज नॉट लायबल टू डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर एक्ट। अब वो एम्प्लॉयर की जितनी भी इनकम होगी, एम्प्लॉयर की जितनी इनकम होगी, जितनी भी इनकम होगी एम्प्लॉयर के हाथ में इंडिया से, तो उस इंडियन इनकम के अंदर ये वाली सैलरी डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं की जाएगी। तो है ना मजेदार बात? एम्प्लॉय भारत में आता है, कुछ दिन रुकता है, काम करता है, और जब जाता है तो पता चलता है 9(1) क्लॉज 2 के हिसाब से वो तो डीम्ड टू ऑकराइज इंडिया इनकम हो गई। लेकिन सेक्शन 10 कह देता है कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टे अगर 90 डेज से कम है तो एक भी रुपया तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन एम्प्लॉय को कहा, एम्प्लॉयर को कहा गया, एम्प्लॉयर आप किसी भी तरह का कोई व्यापार या बिजनेस इंडिया में नहीं करना। और दूसरा पॉइंट, आपका एम्प्लॉय 90 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे नहीं करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि आप जब अपनी इंडियन इनकम निकालोगे, एम्प्लॉयर को कहा कि जब आप अपनी इंडियन इनकम निकालोगे तो उस इंडियन इनकम पे आप ये सैलरी का डिडक्शन नहीं लोगे जो आपने इंडिया में पे करी उसको, तो उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो ये बात समझ में आती है। तो ये था हमारा सेक्शन 10 क्लॉज 6 में। पहला था क्लॉज नंबर 2 और दूसरा था क्लॉज नंबर 6। अब आते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 8 की तरफ। अब 8 में क्या लिखा है? सैलरी रिसीव्ड बाय ए नॉन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेनशिप। देखिए ये ऊपर जैसा ही प्रोविजन हो गया लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक नॉन सिटीजन, यहाँ पे वर्ड आता है नॉन सिटीजन, मतलब भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट भारत के नागरिक हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये मत समझना कि सारे एनआर हमेशा नॉन सिटीजन होते हैं। मैं अगर सपोज 2 साल के लिए कुछ बिजनेस टूर के लिए मैं 2 साल कंप्लीटली इंडिया के बाहर हूँ तो मैं शायद नॉन रेसिडेंट हो जाऊंगा दोनों साल में, लेकिन क्या मैं सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हूँ? डेफिनेटली हूँ। तो ये गलती मत करना कि एनआर हमेशा नॉन सिटीजन होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनआर नहीं लिखा हुआ है। सैलरी किसको मिल रही है? नॉन सिटीजन को। हमारा एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का नागरिक नहीं है पर वो शिपिंग कंपनी में काम करता है, और जब शिपिंग कंपनी में काम करता है तो उसको उस शिपिंग कंपनी में उसको रेम्यूनरेशन मिलती है। अब हो सकता है कि उसकी कुछ रेम्यूनरेशन इंडिया में अक्रूअराइज हो रही हो, इंडिया में रिसीव हो रही है, इंडिया में डीम टू अक्रूअराइज हो रही है, इंडिया में डीम टू रिसीव हो रही है, तो वो हो जाएगी उसके लिए इंडियन इनकम और उस पर उसको देना पड़ेगा टैक्स। तो वो इंडियन इनकम पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर वो इसकी कंडीशन पूरी करता है। तो पहली कंडीशन कि असिसी नॉन सिटीजन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो शिपिंग कंपनी में काम करता है, और तीसरी कंडीशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हिज टोटल स्टे इन इंडिया मस्ट नॉट एक्सीड 90 डेज इन ए प्रीवियस ईयर। भारत में 90 डेज से ज्यादा का स्टे उसका इंडिया में नहीं होना चाहिए। तो ये भी अगर कंडीशन पूरी कर लोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में ये इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, ये था हमारा क्लॉज नंबर 8 के रेस्पेक्ट में। तो अब आई होप ये चीज क्लियर होगी। इसी के बारे में ब्रीफिंग यहाँ दे रखी है। प्रोवाइड दैट सैलरी इनकम रिसीव्ड बाय और ड्यू टू नॉन रेसिडेंट for services rendered in connection with his employment on foreign ship is exempt from tax। ये उसी का पॉइंट है क्लॉज 8 का, वो हेडिंग था, ये उसका पॉइंट है
कि वो एक नॉन रेसिडेंट शिपिंग नॉन सिटीजन भी होना चाहिए और नॉन रेसिडेंट भी होना चाहिए और वो शिपिंग कंपनी में काम कर रहा है, और जब शिपिंग कंपनी में काम कर रहा है उसको जो भी सैलरी मिल रही है वो सैलरी एग्जम्प्ट हो जाएगी, शर्त 90 डेज से ज्यादा का स्टे इंडिया में नहीं होना चाहिए। याद है कल हम लोग सेक्शन 44B पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि कोई एनआर है, उसका शिपिंग बिजनेस है, ठीक है, तो एनआर का शिपिंग, लेकिन उस शिपिंग बिजनेस में बहुत सारे कर्मचारी होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, तो वो अपनी शिप के साथ भारत आए होंगे और उनको सैलरी भी मिल रही होगी। अब उन एम्प्लॉइज को सोचो, देखो शिपिंग बिजनेस का जो ओनर है उसके बारे में तो कल पढ़ लिया 44B में, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय के बारे में सोचो, उसके ऊपर क्लॉज नंबर 8 लग जाए, सब क्लॉज नंबर 8 लग जाएगा, 10(6) सब क्लॉज 8, वो ये कहेगा कि भैया तुम एक एनआर हो, तुम नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो और तुम्हारा स्टे अगर इंडिया में 90 डेज से ज्यादा नहीं है, तो तुम्हें जितनी भी सैलरी मिली है जिसका नाम इंडियन इनकम है, वो इंडियन इनकम आपके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 11 की तरफ। अब ये क्लॉज 11 क्या कहता है? रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के रेस्पेक्ट में, तो एक फॉरेन गवर्नमेंट है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का नाम ले लीजिए, उन्होंने अपने कुछ कर्मचारी यानी एम्प्लॉइज को भेजा भारत में और कोई ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो इंडिया में आते हैं, कुछ ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेके वापस जाते हैं। पर उस ट्रेनिंग के दौरान जब वो भारत में थे, जब उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो उस ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ सैलरी मिल रही थी, तो ये सैलरी इनकम उन एम्प्लॉइज के हाथ में क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो प्रोवाइड दैट एनी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट from their respective government during their stay in India in connection with their training in any establishment or office of government or any public sector undertaking is exempt। अब देखिए यहाँ पे भी एक बात साफ खुल के आती है कि फॉरेन गवर्नमेंट है, उसका एम्प्लॉय है, वो भारत में उसको भेज रही है, क्यों भेज रही है? ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग कहाँ पे होने वाली है? ट्रेनिंग इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में होगी या पब्लिक सेक्टर कंपनी में या प्राइवेट कंपनीज में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ट्रेनिंग इंडिया में होनी चाहिए। और इन ट्रेनिंग की वजह से उसकी गवर्नमेंट ने उसको सैलरीज दी है, क्योंकि काम 3-4 महीने की ट्रेनिंग है, तो 3-4 महीने सैलरी तो मिलनी है, तो ये सैलरी डेफिनेटली हो सकता है वो इंडियन इनकम बन जाए, और अगर ये इंडियन इनकम बन जाती है तो उस एम्प्लॉय के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगी। पर 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 11 उसको कहता है ये एग्जम्प्ट है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा ब्लॉक था, 11 रेम्यूनरेशन को लेके, 8 अगेन रेम्यूनरेशन को लेके शिपिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को लेके, फिर उसके बाद क्लॉज 6 ये प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंट्री में कंपनी है, उनके एम्प्लॉइज के बारे में क्लॉज 6, और उसके बारे में दैट इज आपका क्लॉज नंबर 2, ये एम्बेसी, हाई कमीशन या ट्रेड कंसुलर्स के लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो चाहे 2 हो, उसके बाद क्लॉज 6 हो, फिर क्लॉज 8 हो या क्लॉज नंबर 11 हो, ये सारे के सारे रेम्यूनरेशन था। तो सेक्शन था 10 क्लॉज 6 और सब क्लॉज नंबर 2, 6, 8, 11, ये सारे थे, ये सारे के सारे रेम्यूनरेशन के बारे में। तो इस टॉपिक को अच्छे से याद रखना। अब आते हैं 10 क्लॉज 6BB की तरफ। अब देखिए 6BB क्या कहता है? ये कहता है टैक्स पेड बाय इंडियन कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन स्टेट ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस ऑन एन अमाउंट पेड टू इट एज एन कंसिडरेशन ऑफ एक्वायरिंग एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑन लीज। अब देखिए ये क्या पॉइंट कह रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टैक्स पेड बाय इंडियन कंपनी ने टैक्स पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन स्टेट ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस, मतलब फॉरेन कंट्री का कोई टैक्स बन रहा था या फॉरेन कंपनी का कोई टैक्स बन रहा था। अब फॉरेन कंपनी का जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स किसने चुकाया? इंडियन कंपनी ने चुकाया। तो यही तो कह रहा है टैक्स पेड बाय इंडियन कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ में? फॉरेन स्टेट ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस। और किस चीज पे ये टैक्स पे किया गया? तो अब पढ़ो आगे, ऑन द अमाउंट पेड टू इट एज अ कंसिडरेशन ऑफ एक्वायरिंग एयरक्राफ्ट। अब देखिए ये किस चीज पे टैक्स दिया गया? फॉर दैट इज अ कंसिडरेशन, जो अमाउंट मिला है वो अमाउंट क्यों मिला है? कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑन लीज। तो मतलब अब देखिए ये पॉइंट कहना चाहता है, अब देखो ऐसे पॉइंट को समझना कैसे। अभी वापस कह रहा हूं, टैक्स किसने पे किया? इंडियन कंपनी, लेकिन उसका खुद का टैक्स नहीं है, ये टैक्स उसने पे किया ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब टैक्स किसका है? फॉरेन कंपनी का। तो फॉरेन कंपनी का टैक्स क्यों लगा होगा? क्योंकि फॉरेन कंपनी को कोई इनकम हो रही होगी। अब फॉरेन कंपनी को इनकम क्यों हो रही है भाई? तो फॉरेन कंपनी को इनकम इसलिए हो रही है क्योंकि फॉरेन कंपनी ने अपना एयरक्राफ्ट बेचा है या लीज पे दिया है, किसको? इंडियन कंपनी को। तो एक फॉरेन कंपनी या फॉरेन स्टेट क्या करता है? अपना एयरक्राफ्ट इंडियन कंपनी को दे रहा है, या तो बेच रहा है या उसको यूज करने के लिए लीज पे दे रहा है।
तो डेफिनेटली अब इंडियन कंपनी उसको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करेगी। तो इंडियन कंपनी ने जो भी कंसिडरेशन पे किया उस फॉरेन कंपनी को, तो ये कंसिडरेशन उस फॉरेन कंपनी के हाथ में डेफिनेटली चार्जेबल टू टैक्स हो सकता है, और अगर हो गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल हो जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स था वो किसने पे किया, किसने पे किया, इंडियन कंपनी ने पे किया उसके बिहाफ। तो ये भी एक तरह का फायदा हो गया किसके हाथ में, फॉरेन कंपनी को, कि उसका टैक्स इंडियन कंपनी दे दिया, अब फॉरेन कंपनी को देना नहीं पड़ेगा। तो अब उसके ऊपर बात हो रही है। तो अंडर दिस सेक्शन एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड बाय इंडियन कंपनी एंगेज इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी एयरक्राफ्ट on income derived by government of foreign state or foreign enterprises as a consideration of acquiring aircraft or an aircraft engine on lease under an agreement entered into after 97 but before 99 or entered into after 2007 and the approved by government of India. However, payment for providing spare facilities or services in connection with the operation of the lease aircraft is not covered under this section. तो कुल मिला के ये जितना भी टैक्स पे किया गया है भारतीय कंपनी द्वारा उस नॉन रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में, तो नॉन रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में ये इनकम भी अगेन क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। समझना फ्रेंड्स, एनआर को बैठे बैठे फायदा हो गया कि मुझे अब टैक्स नहीं देना पड़ रहा। तो द एनी एक्सपेंडिचर विच यू हैव टू इनकर बट इट इज बीन इनकर्ड बाय एनी अदर पर्सन, इट इज इनडायरेक्टली एन इनकम टू यू। अब मुझे 15 लाख रुपए खर्च करने थे टैक्स के नाम पे, मैं एक एनआर हूं, मुझे 15 लाख का टैक्स देना था, पर इंडियन कंपनी बोलती तुम मत दो मैं दे दूंगा, क्योंकि ऐसा हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो ये 15 लाख भी तो मेरे लिए एक तरह से बचत है ना, तो ये सेविंग इज नथिंग बट माई इनकम। तो ये 15 लाख रुपए जब मेरी इनकम है तो इस पे भी टैक्स लग सकता है, तो इसको हम यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर, यही बात लिखी है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो एग्रीमेंट की डेट्स दे रखी है वो तो आप ठीक है देख लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेयर पार्ट्स वगैरह पे अगर ये एग्रीमेंट होता था तो यहाँ पे अगर वो टैक्स पे करेगा तो इसके ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने यहाँ पे एयरक्राफ्ट लीज पे लिया है या एक्वायर किया, और जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो उस फॉरेन स्टेट के साथ या फॉरेन एंटरप्राइज के साथ, वो एग्रीमेंट आपको भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अप्रूव कराना होगा, एग्रीमेंट को अप्रूवल लेना जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6C में। अब इसमें लिखा है इनकम अराइजिंग टू फॉरेन कंपनी फ्रॉम ए प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए ये जो इनकम अराइजिंग है, फॉरेन कंपनी को इनकम तो मिल रही है फ्रॉम ए प्रोजेक्ट कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। देखो एक बात साफ रखना है, जितनी भी हम इनकम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने स्टार्टिंग में नाम क्या लिखा था, लिस्ट ऑफ सर्टेन एग्जेम्प्टेड इनकम इन द हैंड्स ऑफ एनआर। तो इनकम तो एनआर को ही हो रही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हम उन्हीं के एग्जामिशंस की बात कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी को लेके फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई एग्रीमेंट्स किए हैं, और इसके लिए उस फॉरेन एंटरप्राइजेस को या फॉरेन कंट्रीज को इनकम हो रही है, तो ये इनकम भी एग्जम्प्ट है। तो इनकम अराइजिंग टू फॉरेन कंपनी फ्रॉम ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें लिखा है एनी इनकम अराइजिंग टू सच फॉरेन कंपनी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई बाय वे ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज received in the pursuance of agreement entered into with or that government for providing services in or outside India in a project connected with the security of India will be exempted। तो साफ साफ बात है, भारत सरकार जब भी अपनी सिक्योरिटी को लेके जिन भी फॉरेन एंटरप्राइजेस के साथ, फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंट्री के एंटरप्राइजेस के साथ एग्रीमेंट करती है और उनको जो भी पैसा देती है, तो वो पैसा उस एनआर के हाथ में प्योरली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 6C के अंदर। अब आते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 8 की तरफ। अब यह है कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, जस्ट फटाफट रीडिंग लगा लेते हैं। ये एक लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इंडिविजुअल्स हु आर असाइन्ड ड्यूटीज इन इंडिया इन कनेक्शन विद एनी कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टमेंट प्रोग्राम्स and projects in accordance with the agreement entered into by the central government and the government of foreign state will be exempt from tax on their recipients by way of। देखिए अब ये क्या कह रहा है, इंडिविजुअल को असाइन किया गया, इंडिविजुअल्स हु आर असाइन्ड ड्यूटीज इन इंडिया। अब देखिए मान लीजिए फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन ऐसे यहाँ पे कोऑपरेटिव कई सारे कंट्रीज हैं या कई फॉरेन कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स के लिए कोऑपरेटिव टेक्निकल प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं भारत में। तो उन्होंने उन प्रोग्राम्स को जब भारत में कंडक्ट करवाया तो उन्होंने कई सारे एम्प्लॉइज को यहाँ भेजा और उनको ड्यूटीज असाइन कर दी। अब जब उनको ड्यूटी असाइन की तो कुछ ना कुछ तो रेम्यूनरेशन को मिलेगा, तो जितना भी रेम्यूनरेशन मिलेगा, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट फॉरेन स्टेट फॉर रेंडरिंग सच ड्यूटीज एंड any other income accruing or arising outside India but is not deemed to accrue as in India, in respect of which the individual is required to pay income tax or other social security tax to the government of that foreign state, ये exempt होगा।
मतलब जब भी उस एनआर को कोई भी इनकम होगी रिगार्डिंग रेम्युनरेशन या ऐसी कोई इनकम जिसको इंडिया के बाहर, अब समझते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर जो इंडियन इनकम हो रही है वो एग्जाम्प्ट हो गया, और इंडिया के बाहर भी अगर कोई इनकम हो रही है विच इज नॉट डीम्ड टू अकर एज इन इंडिया, वो भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 8A की तरफ। अब ये मैं बता दूंगा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सब जस्ट रीडिंग में निकालना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Any remunerations or fee received by consultant out of the funds made available to an international agencies under a technical assistance grant agreement between such agency and the state of foreign state, and any other income which accrues or arise to him or it outside India and is not deemed to occur as in India, in respect of which such consultant is required to pay any income or social security tax to the government of the country of his or its origin। तो अब यहाँ पे अगेन वही हो रहा है कि यहाँ पे रेमिशन मिल रहा है या फी मिल रही है, किसको मिल रही है, कंसल्टेंट को मिल रही है, फॉर गिविंग अ कंसल्टेंसी आउट ऑफ द फंड्स मेड अवेलेबल टू एनी इंटरनेशनल एजेंसीज अंडर टेक्निकल एजेंसीज ग्रांट एग्रीमेंट। तो अब ये अगर इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर किसी भी एनआर को अगर टेक्निकल कंसल्टेंसी फीस मिल रही है या ऐसा कोई रेमिशन मिल रहा है तो वो भी उसके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन में ये जो कंसल्टेंट होगा तो इंडिविजुअल होगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया, तो सिटीजन नहीं होना चाहिए, सिटीजन है तो फिर रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। और एनी अदर पर्सन की बात करें बीइंग अ नॉन रेसिडेंट तो एंगेज इन बाय एजेंसी फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज इन इंडिया इन कनेक्शन विद द टेक्निकल असेसमेंट प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट, तो वो इस तरह के प्रोजेक्ट में एंगेज होना जरूरी है। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ, आप जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बहुत डिटेल में बताया, ये 8 था क्लॉज 8 क्लॉज 8A, ये ठीक है रीडिंग पर्पस पे के लिए ठीक है, अदरवाइज इसमें इतनी इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अब अगेन क्लॉज 8B, रेम्युनरेशन ऑफ एनी अदर इनकम रिफर टू इन 8A above received by an employee of consultant। अब खुद कंसल्टेंट को मिलेगा तो एग्जाम्प्ट है, उसके एम्प्लॉय को भी अगर मिलता है तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलिए अब 10 क्लॉज 9, अब ये कहता है इनकम ऑफ ए फैमिली मेंबर ऑफ एनी इंडिविजुअल रिफर्ड इन क्लॉज 8, 8A, 8B accompanying him to India which accrues or arise outside India and is not deemed to occur as India, in respect of which such member is required to pay any income or social security tax to the government of that foreign company as the case may be to the country of origin of such member। मतलब खुद कंसल्टेंट या कंसल्टेंट का एम्प्लॉय या इन दोनों के फैमिली मेंबर्स अगर वो इंडिया में जब रह रहे हैं और इंडिया के अंदर जब उनको इनकम हो रही है वो तो एग्जाम्प्ट है ही, लेकिन ऐसी कोई इनकम जो विदेश में भी हो रही है जिसको डीम्ड टू अकर इंडिया नहीं माना जा रहा है और उन पर कोई टैक्स आ रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। ये पॉइंट क्लॉज नंबर 9 उसके बारे में कह रहा है। अब आते हैं फ्रेंड्स क्लॉज नंबर 10, दैट इज सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 15। अब देखिए उसमें भी क्लॉज नंबर स्पेसिफिकली 9 की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बता दूं 10 क्लॉज 15 जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट इनकम के ऊपर है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उन पे जब इंटरेस्ट इनकम आती है तो इंटरेस्ट इनकम आमतौर पे एग्जाम्प्ट हो जाती है, लेकिन जो क्लॉज नंबर जो यहाँ पे हम 9 देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली एनआर के हाथ पे कोई इंटरेस्ट इनकम आने वाली उसके एग्जाम्पशंस के बारे में है। और ये भी नया रिसेंटली अमेंडेड प्रोविजन है, वो भी देख लेते हैं क्या लिखा है। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू नॉन रेसिडेंट बाय द यूनिट लोकेटेड इन IFSC in respect of money borrowed by it on after 1st September 2019, यानी IFSC के अंदर एक यूनिट है, उस यूनिट ने क्या किया है, पैसा बोरो किया है, किससे, एनआर से। तो अब एनआर को क्या मिलने वाली है, इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है। तो जब एनआर को इंटरेस्ट इनकम मिलेगी उस पर्सन से, ठीक है, मतलब इंडिया के किसी पर्सन से जो IFSC में लोकेटेड है, तो वो इंटरेस्ट इनकम एनआर के हाथ में क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। देखो बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ, मैं एक एनआर हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इंडिया के अंदर जो IFSC है उसमें एक यूनिट है और यूनिट ने मुझे बोला कि विशाल मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने 10 करोड़ रुपए उसको दिए, अब वो मुझे क्या दे रही है, इंटरेस्ट इनकम दे रही है। तो वो इंटरेस्ट इनकम मेरे हाथ में क्या हो जाएगी, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो जाएगी कि आई एम एनआर, आई एम रिसीविंग इंटरेस्ट इनकम, तो मेरे हाथ में 10 क्लॉज 15 सब क्लॉज 9 के अंदर एग्जाम्प्ट है। चलिए अब अगेन देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स आने वाले हैं आगे ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, ऐसे कोई ज्यादा स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस अब ये एक पेज ही हमारे लिए बचा है, बाकी हमारी सारी एग्जाम्प्टेड इनकम कवर हो रही है। तो 10 क्लॉज 23 ट्रिपल बी, इनकम ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, इनकम ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को अगर कोई इनकम हो रही है तो ये एग्जाम्प्ट है। 1023 डबल BC, इनकम डिराइव्ड बाय स्कार्फ फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट्स। अब स्कार्फ फंड को अगर कोई रीजनल प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी इनकम हो रही है वो भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। अब आते हैं 1048, अब 1048 कहता है इनकम रिसीव्ड बाय सर्टेन फॉरेन कंपनीज इन इंडिया इन इंडियन करेंसी फ्रॉम सेल ऑफ क्रूड ऑयल और एनी अदर गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज एज मे बी नोटिफाइड इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ टू एनी पर्सन। मतलब
फॉरेन एंटरप्राइज है, उसने भारत में क्या किया है, सेल किया है। किसका सेल किया है? क्रूड ऑयल का सेल किया है। अब क्रूड ऑयल हो या ऐसी कोई अदर गुड्स हो या सर्विसेज हो सरकार ने जो नोटिफाई कर रखी है, तो वो सारी इनकम उस एनआर के हाथ में जब होगी तो वो प्योरली एग्जम्प्ट होगी। तो एनआर लोग जब भी इंडिया में किसी को क्रूड ऑयल सेल करते हैं, तो आप देखते हैं अब तेल के भाव कितने हैं, अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर ही रहे हैं। तो जब ये एनआर लोग इंडिया में जब क्रूड ऑयल सेल करेंगे तो उनके हाथ में डेफिनेटली इनकम होगी। वो इनकम उनके हाथ में कभी भी टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि वो 1048 में एग्जम्प्ट है। ठीक है, फिर आते हैं 1048 ए के अंदर। कंडीशंस आप देख लेना, कोई स्पेसिफिक ऐसी रिजिड कंडीशंस नहीं है। एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू ए फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन a facility in India and sale of crude oil therefrom to any person resident in India। देखिए, इनकम अक्रूइंग और राइजिंग टू एनी फॉरेन कंपनी, तो मतलब एनआर को इनकम हो रही है, फॉरेन कंपनी को इनकम हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि उसने एक स्टोरेज प्लांट कुछ बना रखा है, वहां पे वो क्रूड ऑयल स्टोर करता है, फिर वहां से वो क्रूड ऑयल बेचता है। दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल इन ए फैसिलिटी इन इंडिया। इंडिया में फैसिलिटी के क्रूड ऑयल को स्टोर कर रहा है। एंड सेल ऑफ क्रूड ऑयल देयर फ्रॉम, वहां से सेल करना है टू एनी पर्सन रेसिडेंट इंडिया। तो अब रेसिडेंट बंदे को सेल कर रहे हैं, तो एक एनआर ने इंडिया में एक स्टोरेज प्लांट बनाया, उसमें क्रूड ऑयल सेव कर दिया और वहीं से अब वो क्रूड ऑयल बेच रहा है। किसको बेच रहा है? किसी भी रेसिडेंट लोगों को बेच रहा है। तो उसके हाथ में जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनकम क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। अब आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, 1048 बी की तरफ। इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम ए सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एट ए एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एनी इनकम अक्रूइंग और राइजिंग टू फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल if any from the facility in India after the expiry of agreement or arrangement referred to in 1048A or termination of the said agreement or arrangement in accordance with the terms mentioned therein as the case may be subject to such conditions as will notify central government। देखिए, अभी 10 क्लॉज 48A और B में हमने क्या देखा? एग्रीमेंट्स होते हैं और उन एग्रीमेंट्स जब खत्म होते हैं या एग्रीमेंट टर्मिनेट होते हैं तो जितना भी लेफ्ट ओवर रह जाता है क्रूड ऑयल का, उन्होंने एक साथ सबको बेच दिया। तो लेफ्ट ओवर क्रूड ऑयल को जब भी एक साथ किसी को भी बेच दोगे तो जितनी भी इनकम होगी लेफ्ट ओवर को बेचते वक्त, क्या एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया या टर्मिनेशन हो रहा है, उस समय जितना पड़ा है एक साथ सबको बेच दिया, तो उस समय जितनी भी इनकम होगी वो पूरी तरह से एनआर के हाथ में क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। ऐसा 1048 बी कहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां तक तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब मैं चाहता हूं कि अब देखिए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप घर पे जरूर ट्राई करना और अगर डाउट लगेगा तो आप मुझे डेफिनेटली भेज सकते हैं। तो अब हमारे पास इस चैप्टर में एग्जम्प्टेड इनकम हो चुकी है, 44 बी सीरीज हो चुकी है, सी सीरीज हो चुकी है। अब जो बाकी हमारे पास टॉपिक 115 वाली सीरीज, जिसमें ए सीरीज और बी सीरीज और सी से लेकर आई तक की सीरीज को हमें कवर करना है। तो कल के क्लास में हम लोग 115 ए वाली सीरीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डिफिकल्टी हो तो प्लीज व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।